हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। स्टडी विथ राखी सिंह में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी एसएससी जीडी, यूपीएसआई और एमपीएसआई की प्रैक्टिस सेट चल रही है, जिसमें हम हिंदी के क्वेश्चन लगाते हैं और हिंदी के क्वेश्चन हम पर डे 30 क्वेश्चन लगाते हैं और 30 क्वेश्चंस लगाने के बाद हमारा टारगेट 28 to 29 क्वेश्चन होना चाहिए कि कम से कम हमारे 28 to 29 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आज ही अपना प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें हमारे मेंस क्वेश्चन है, जिसमें हमारे संधि, समास, रस वगैरह सभी चीज़ों के क्वेश्चन हैं, यानी कि इसमें हमारे सभी टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके प्रीवियस प्रैक्टिस सेट लगा सकता है। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को अनेक व्यक्तियों ने अनेक नामों से संबोधित किया है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल? इस तरीके से हमारे इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल के नाम से जाना है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। अब वीरगाथा काल का कवि कौन कौन से नहीं है, ये आपको जब वीरगाथा काल के कवि याद होंगे तब आप पहचान सकते हैं कि ये हमारे वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इन चारों ऑप्शन में से यदि हम देखते हैं तो हमारा नामदेव जो है वो वीरगाथा काल के कवि नहीं है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कबीर की भाषा थी। अब जब आपने कवि परिचय और लेखक परिचय पढ़े होंगे तो आपने सभी की भाषाओं की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ा होगा। किसी की भाषा पचमेल खिचड़ी होती है, किसी की भाषा सदुक्कड़ी होती है, किसी की भाषा ब्रज होती है, किसी की भाषा बुंदेली होती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि कबीर की भाषा कैसी है, और कबीर की भाषा के बारे में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अब आपको बताना है कि पचमेल खिचड़ी किसकी भाषा है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पचमेल खिचड़ी किसकी भाषा है। क्लियर है? अब आपको बताना है कि कबीर की भाषा कौन सी है। ब्रज है, कन्नौजी है, सदुक्कड़ी है, खड़ी बोली है। तो इनमें से देखा जाए तो कबीर की भाषा हमारी सदुक्कड़ी है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पहले क्वेश्चन क्या था? वीरगाथा काल के कवि कौन से नहीं हैं। अब पूछा गया है वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय और विद्यापति। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? अब इसमें देखा जाए तो चंद्रवरदाई पहले भी ऑप्शन में था, अभी भी ऑप्शन में है, यानी कि चंद्रवरदाई ही हमारे जो है वो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। क्लियर है? इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। और आपको बताना है कि चंद्रवरदाई की जो रचना है, या फिर हम कह सकते हैं चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया गया है जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनिक, विद्यापति। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कि अब हमने वही क्वेश्चन पूछ लिया जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कमेंट सेक्शन में देने के लिए बोला था। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं हमारे चंद्रवरदाई। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। अब हम देखते हैं कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी मानी जाती है। तो भारत की प्रथम देश भाषा हमारी पाली मानी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत का अपभ्रंश रूप है? अब सबसे पहले तो अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का बिगड़ा हुआ रूप उसका अपभ्रंश कहलाता है। क्लियर है? जैसे ही हमने भाषा पढ़ी हुई थी और भाषा का क्रम भी पढ़ा हुआ था हम सभी ने कि संस्कृत के बाद हमारी कौन सी आती है? पाली आती है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, आधुनिक हिंदी। इस तरीके से भाषा का पूरा क्रम पढ़ा हुआ था। अब हम देखते हैं कि संस्कृत के बाद हमारी कौन सी भाषा आती है। तो संस्कृत के बाद हमारी पाली भाषा आती है। इस तरीके से संस्कृत का अपभ्रंश या फिर कह सकते हैं बिगड़ा हुआ रूप कौन सा है? संस्कृत का अपभ्रंश रूप हमारा पाली है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के शब्द रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शब्द रूप ना कहते हुए यहाँ हमें कहना है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है।
किसी भी भाषा को सीखने के लिए यदि हम उसे शुद्ध रूप से सीखना चाहते हैं तो हमें किस चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक होता है। भाषा हम बोलते तो हैं परंतु उसमें हमारी गलती क्या होती है, उसमें हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है कि हम चाहे हिंदी बोलते हैं चाहे इंग्लिश बोलते हैं, सबसे ज़्यादा गलतियाँ हमारी व्याकरण की होती हैं। यानी कि यदि हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान करना है या फिर भाषा के शुद्ध रूप को सीखना है तो हमें उस भाषा के व्याकरण को सीखना बहुत जरूरी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमारे व्याकरण से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। अब यह क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, यह क्वेश्चन लिया गया है वर्डमाला से। और जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके वर्डमाला टॉपिक को आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। फिर आप किसी भी बुक से वर्डमाला टॉपिक लगा लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं भाषा के स्वतंत्र रूप को हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। वर्णमाला में हमने दो शब्द पढ़े हुए थे, एक शब्द था हमारा स्वर, एक था हमारा व्यंजन। अब हमने इनकी परिभाषाएं भी पढ़ी हुई थी कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। वे वर्ण या अक्षर जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वह हमारे स्वर कहलाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर कौन से होते हैं, हमारे स्वर होते हैं। अब व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, या फिर हम यह कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में स्वतंत्र रूप से न बोले जाने वाले अक्षर हमारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन स्वरों पर निर्भर होते हैं क्योंकि हम कुछ भी वर्ण बोलते हैं, जैसे कि हमने बोला क, यदि हम क इस तरीके से लिखते हैं तो यह हमारा व्यंजन के रूप में है, यानी कि इसमें हमारा आ नहीं आना चाहिए। अब क में हमारा आ ना आए तो आप इसका उच्चारण करके बताइए, उच्चारण करके आप साथ में देखिए। यदि आप बिना आ के का उच्चारण करना चाहें तो उच्चारण नहीं हो पाएगा क्योंकि व्यंजनों को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि व्यंजन हमारे स्वरों पर निर्भर रहते हैं और स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनि है, हिंदी भाषा में वह ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। यानी कि वही क्वेश्चन जो दूसरी ध्वनियों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वही जो हमारा व्यंजन है कि हम व्यंजन कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क, ख, ग और फ इनमें से कौन सा उर्दू से लिया गया है। अब उर्दू के शब्द या फिर यूं कहें कि अरबी फारसी के शब्द जो भी आपको पढ़ाए गए हैं, अरबी फारसी के शब्द क्या होते हैं। और क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें जो ये बिंदी लगी हुई है इसे क्या कहते हैं, इसे हम नुक्ता कहते हैं। क्लियर है। और नुक्ता किन में लगा होता है, नुक्ता हमारे अरबी फारसी के शब्दों में लगा होता है। इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द उर्दू से लिया गया है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जिन शब्दों या वर्णों के नीचे हमारा नुक्ता लगा हुआ है वो हमारे अरबी फारसी से या फिर हम कह सकते हैं कि उर्दू से लिए गए हैं। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अब कई बार पूछा जाता है जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में ई आती है, जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आती है। इसी तरीके से जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है, जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ आता है, इन्हें क्या कहते हैं। तो यह काफ़ी आसान है, इन्हें आप एक बार में समझ सकते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम आकारांत कहते हैं। इसी में बड़ा आ लगा दीजिए, इन्हें हम आकारांत कहते हैं। इसी तरीके से जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें हम इकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है उन्हें हम उकारांत कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें हमारा सही वर्तनी पूछा गया है कि जो हमारे शब्द लिखे हुए हैं इन सभी शब्दों में हमारा कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा गया है। अब इसमें आप यह पहचान पा रहे होंगे कि यह सभी शब्द हमारे अनुच्छेद लिखे हुए हैं, परंतु अनुच्छेद हमारा सार्थक शब्द किस तरीके से लिखा जाता है। तो आप पहचान ही गए होंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद हमारा आ, ना पे छोटी ऊ की मात्रा और आधा चा, इस तरीके से हमारा अनुच्छेद लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह भी हमारा सही शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी क्वेश्चन में यहाँ हमें शब्द दिया गया है पूंजीवादी।
अब पूंजीवादी हमारा किस तरीके से लिखा जाता है, इसे आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं कि आप शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पढ़ते हैं और अशुद्ध शब्द पढ़ते हैं, तो आप हमेशा एक चीज का याद रखिए कि आपको कभी भी अशुद्ध शब्दों को नहीं देखना है, आपको हमेशा शुद्ध ही शब्द पढ़ने हैं, क्योंकि यदि हम कहीं ना कहीं अशुद्ध शब्द पढ़ेंगे तो वो भी हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा शुद्ध शब्द पढ़ना है। अब हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी, यह बिल्कुल सही है, यानी कि पूंजीवादी में हमारे छोटे ऊ की मात्रा नहीं आती है। इस तरीके से हमारे ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा वही शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। अब इसमें हमें दिया गया है शब्द अंतर्निहित, ये आप आसानी से पहचान पा रहे होंगे, परंतु हमें इसमें क्या ढूंढना है, हमें इसमें अंतर्निहित को भी हम किस तरीके से शुद्ध रूप में लिखते हैं, हमें वही शुद्ध शब्द ढूंढना है। इस तरीके से यदि हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए अंतर्निहित यह बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही हमारा शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। इसमें हमारा शुद्ध वर्तनी परीक्षा का पूछा गया है कि जो हमारा परीक्षा शब्द होता है वह किस तरीके से लिखा जाता है। तो परीक्षा हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी शुद्ध वर्तनी का ही है, जिसमें हमारा षड्यंत्र शब्द पूछा गया है, और इसमें हमें हमेशा यही याद रखना है कि हमें शुद्ध शब्दों को पढ़ना है, अशुद्ध शब्दों को हमेशा छोड़ते जाना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। षड्यंत्र में हमारा आधा डा होता है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कवि स्वर में कौन सी संधि है। अब संधि को तो हमने काफी डिटेल से भी पढ़ा है, और हम संधि को एक शब्द से भी पहचान सकते हैं कि यदि हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यानी कि हम कहते हैं कवि धन ईश्वर, इस तरीके से हमारे ये संधि विच्छेद होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई आया है कवि, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों यदि हमारे स्वर होते हैं तो यह हमारी कौन सी संधि होती है, यह हमारी स्वर संधि होती है। और स्वर संधि में भी यदि इन दोनों के मिलने पर हमें दीर्घ प्राप्त होता है तो वह हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है। क्लियर है? यही आप और ध्यान दीजिए कि यहाँ आपका यदि गुण संधि पूछा जाता है तो गुण संधि की पहचान हमारी क्या होती है। यदि हमारी ए की मात्रा हो और हमारी ओ की मात्रा हो तो यह हमारी गुण संधि होती है। इसी तरीके से वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है। यदि हमारी ऐ की मात्रा हो और हमारी अ की मात्रा हो तो यह हमारी वृद्धि संधि होती है। क्लियर है? इस तरीके से हमने ऑप्शन लगाया कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा संसार में कौन सी संधि है। अब सबसे पहले हमें उसका संधि विच्छेद आना चाहिए कि हमारा संधि विच्छेद किस तरीके से हो रहा है। अब संसार का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा संधि विच्छेद सम धन सार होता है। क्लियर है? सम धन सार, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अब हमें क्या मिला, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अब हमें मिला व्यंजन। इस तरीके से हम यहीं से पहचान लेते हैं कि यह हमारी व्यंजन संधि है। और यदि यहाँ हमारा दोनों साइड स्वर होता तो स्वर संधि होती। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या फिर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों में से कोई भी शब्द हमारा व्यंजन है तो वह हमारी व्यंजन संधि होगी। और यदि हमारा संधि विच्छेद करने पर विसर्ग आ रहा है तो यह हमारी कौन सी संधि होगी, हमारी विसर्ग संधि होगी। इस तरीके से यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा तन्मय में कौन सी संधि है। अब तन्मय का आपको शुद्ध संधि विच्छेद करना आना चाहिए तो आप संधि आसानी से पहचान सकते हैं। तन्मय का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो वही हमारा शब्द तत् धन मय प्राप्त होता है। तत् धन मय में हमने देखा कि यह हमारा ता व्यंजन के रूप में आया है। जब यहाँ व्यंजन के रूप में आया है तो यह हमारी कौन सी संधि हो गई, यह हमारी व्यंजन संधि हो गई। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा इत्यादि में कौन सी संधि है। इत्यादि का हम यदि संधि विच्छेद करते हैं तो इति धन आदि होता है। इति धन आदि। अब आप यहाँ पहचानिए कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमें ए मिला है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हमें आ मिला है। इस तरीके से यहाँ ई और आ ये दोनों हमारे स्वर हैं तो स्वर संधि तो ये हमारी है, यह क्लियर है। अब यदि संधि हमारी आधे शब्द से टूटती है या फिर हम कहें कि संधि विच्छेद हमारा आधे शब्द से होता है तो यहाँ हमारी कौन सी संधि होती है, तो यहाँ हमारी यड़ संधि होती है। क्लियर है? इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पुनः जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। अब पुनः जन्म का संधि विच्छेद है तो इसको हमें सिर्फ सार्थक शब्दों पर ही ध्यान देना है कि हमारे जो शब्द लिखे हैं वो सही हैं या गलत हैं। क्लियर है? इस तरीके से हम देखते हैं कि पुनः शब्द नहीं होता, शब्द सही सार्थक होता है पुनः।
इस तरीके से हमने जो पुनः के अलावा जो भी शब्द हैं इन्हें काट दीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें आजन्म दिया है, बल्कि यहाँ आजन्म का कोई वर्णन नहीं किया है, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गए। हमारा ऑप्शन नंबर ए पुनः जन्म ये बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और इसमें हमारी कौन सी संधि थी? इसमें हमारी विसर्ग संधि थी। क्वेश्चन दिया गया है दशानन में कौन सा समास है? दशानन में समास पूछा गया है। अब इसमें हमारा न तो प्रथम शब्द की प्रधानता है, न ही द्वितीय शब्द की प्रधानता है, बल्कि किसी अन्य शब्द की प्रधानता बताई गई है। यदि ऐसा होता है तो यह हमारा बहुब्री समास होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? रोग पीड़ित का यदि आप समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह रोग से पीड़ित होता है। क्लियर है? रोग से पीड़ित, यानी कि यहाँ हमारा कारक चिन्ह आया है, और कारक चिन्ह हमारा कौन से समास में आता है? वह हमारा तत्पुरुष समास में आता है। कर्मधारय समास की पहचान क्या है? कर्मधारय समास में हमारा विशेषण और विशेष्य आता है। द्वंद्व समास की पहचान क्या है? द्वंद्व समास में हमारी दोनों शब्दों की प्रधानता होती है, और दोनों शब्द कहीं ना कहीं हमारे और से, इत्यादि से, अथवा से, इस तरीके से हमारे जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से हमने इन सभी की पहचान समझी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, सामंजस्य का विलोम शब्द क्या है? सामंजस्य बिठाने, यानी कोई व्यक्ति होता है जो सभी के साथ सामंजस्य बिठा के चलता है। अब इसका हमारा विलोम क्या हो जाएगा? दूसरा इसका विलोम हो जाएगा हमारा विवाद, कि जो सामंजस्य नहीं बिठा पाता वहां हमारा विवाद हो जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है? ओजस्वी या फिर हम कह सकते हैं तेजस्वी, ये एक दूसरे के पर्याय शब्द हैं। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होता है? ओजस्वी का विलोम शब्द हमारा निराभिमानी नहीं होगा, न ही निडर होगा, न ही यशस्वी होगा। इस तरीके से ओजस्वी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं तेजस्वी। तो इस तरीके से हमारा इसका विलोम शब्द निस्तेज हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, पराक्रम का विलोम शब्द क्या है? अब पराक्रम का विलोम शब्द क्या होगा? पराक्रमी होता है एक व्यक्ति होता है भीरू। क्लियर है? इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष मतलब प्रसन्नता यानी खुशी। हर्ष का विलोम हमारा क्या होता है? हर्ष का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी विषाद। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, और वाक्यांश के लिए एक शब्दों का भी प्रैक्टिस सेट बताया गया है, इसे आप दोबारा से लगा सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन काफी अच्छे से कंफर्म हो जाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द में दिया गया है, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तक, अंकित, औरस या रेतुआ। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए दत्तक बिल्कुल सही है। वह जिसे गोद लिया हो उसे हम दत्तक कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आशुतोष, ऑप्शन नंबर बी है दम्भी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हमारा दुराराध्य, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हमारा क्रोधी। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा दुराराध्य। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमने सभी 30 क्वेश्चन लगाए। 30 क्वेश्चन लगाने के बाद आपने कितना टारगेट अचीव किया है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज की क्लास यही समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।